पर मैंने क्या पूछा है, वर्क डन या वर्क डन बाय द गैस, वो कितना आएगा प्लस। समझ में आता है? ये बता प्रेशर कितना है, ये प्रेशर कितना है 1 atm, देख रहा है? और डेल्टा वी कितना है 2। तो डेल्टा वी जो है वो आएगा फाइनल वॉल्यूम माइनस क्या, इनिशियल वॉल्यूम। और फाइनल वॉल्यूम जो है हमारा वो 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, दिख रहा है ना? तो ये आएगा हमारा ये 1 × PI ATM लीटर, यही आएगा इनिशियल वॉल्यूम। पर इनिशियल वॉल्यूम तो अपने को पता ही नहीं है, इनिशियल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। कभी ये फॉर्मूला पढ़े हो, PV = NRT। प्रेशर कितना दे रखा है 1, वॉल्यूम कितना दे रखा है VI, नंबर ऑफ मोल्स कितना है, R की वैल्यू 0.082 और तापमान कितना दिया है 300। तो क्या कोई यहाँ से VI निकाल पाएगा? यही यार, जो यही आ रहा है, तो इसी को उठा के यहाँ रख दो। ये इतना ATM लीटर आए, ये हमारा वर्क डन। और ऑब्वियसली ये वर्क डन इसमें से किसी के भी बराबर नहीं। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग ये आंसर लिख, खैर छाप लो। प्रोसेस समझ में आया कि नहीं आया वे? पहले प्रोसेस पता करो कि कौन सा है, उसके बाद फॉर्मूला लगाओ। अंधों की तरफ फॉर्मूला लगाने लग जाते हैं यार। जरूरी है कि जो पढ़ाएं उसी से क्वेश्चन देंगे? मेरी क्लास में तो नहीं होगा ऐसा। मैं तो कुछ भी पढ़ा के कुछ भी क्वेश्चन दे सकता हूँ। कैसियस स्टेट का याद है तुम्हें? एवोगैड्रो लॉ पढ़ाए थे, और क्वेश्चन किससे दिए थे? पता नहीं कौन सा लॉ था वो, किसी को तो याद भी नहीं होगा। वो किसी ने डिराइव भी नहीं किया वो इक्वेशन आज तक। N1T1 = N2T2 याद आ रहा है? अरे ओपन कंटेनर में गैस हीट किए थे यार। इनको पिछला वाला तो आगे पढ़ते पिछवा भूलते जाते हो क्या बे तू लोग? वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे फिर एग्जाम में आखिरी चैप्टर बस याद रहेगा, बायोमोलिक्यूल, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, हाँ वही याद रहेगा। छाप लिए बे, सुनवा बंद कर लिया करो। चलो ठीक, एक और क्वेश्चन देते हैं, इसको सब लोग ध्यान से करो, ठीक है? प्रोसेस पहले बढ़िया समझ लेना, ठीक? लिखो, कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी when 2 moles of oxygen gas 2 moles of oxygen gas kept at kept at 27 degrees centigrade 27 degrees centigrade increase its volume increase its volume by 3 times by 3 times isothermally and reversibly isothermally and reversibly by absorbing x kilojoule of heat x kilojoule of heat कर। अब इस बार क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये प्रोसेस कैसा है, आइसोबारिक या आइसोकोरिक?
आइसोथर्मल लिखा है। अब क्या आइसोथर्मल का फॉर्मूला लगाया जा सकता है? बिल्कुल, अब तो लगाओगे। आइसोबारिक का मत लगा देना। कितने लोग कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन लिख लिए हुए? हाथ उठाओ। ठीक। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितने के बराबर होता है? Q प्लस डब्ल्यू के बराबर। क्यू दिया हुआ है। अरे क्यू दिया है ना, और डब्ल्यू भी दिया हुआ है। डब्ल्यू दिया नहीं, निकाल लोगे ना? तो डेल्टा यू निकाला जा सकता है। चलो देखते हैं। डेल्टा यू जो आएगा वो 0 आएगा। ये कितने लोग सही सही कर पाए? हाथ उठाओ। ये क्या है? सही है। एक बात बताओ, इंटरनल एनर्जी सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? पढ़ो, इंटरनल एनर्जी वाला टॉपिक खोलो। सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर। ये जो प्रोसेस है ये कैसा प्रोसेस है? आइसोथर्मल, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है कि घट रहा है? कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो। यही तो करना था। क्या कर रहे हो तुम लोग फिर? इंटीग्रेशन। वो बैठ के इंटीग्रेशन कर रहे हो। क्या जरूर, एक बार ना जो क्वेश्चन दिया गया है ना उसको एक बार पढ़ो कि क्या लिखा है। अंधों की तरह बस भाग मत जाओ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, है ना? क्वेश्चन रुक के एक बार देख लिया करो। अब मेरी क्लास में तो मैं पहले ही बता देता हूँ, मेरी क्लास आए तो दिमाग की बत्ती ऑन करके आया करो। मैं घर पे छोड़ के मत आया करो, ठीक है? ये रोहित सर की क्लास है, रोहित शेट्टी की मूवी नहीं चल रही है, कुछ भी चल रहा वहाँ। दिमाग लगाया करो। प्रोसेस कैसा है? आइसोथर्मल। चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा बे? जीरो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा? जीरो, क्योंकि इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब बहुत सारे लोग बैठ के ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, -2.303 टू 8.314, टेम्परेचर 300, लॉग क्या बे? 3 प्लस क्या? एक्स। ये डेल्टा यू निकाले हो, यही ना बे? ये एक्सप्रेशन कितने लोग लिखे हो? क्यों? क्यों लिखे हो?
जो पूछेंगे वो आंसर दोगे या जो तुम्हें लगेगा वो आंसर दोगे बे? जो पूछा जाए उसका आंसर दिया करो। यही सीखने में टाइम लग जाता है 1 साल। एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ इसलिए गलत होता है क्वेश्चन, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर ना देके जो हमको लगा कि क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर देके चले आए। यही होता है हमेशा। एक बार क्वेश्चन पढ़ के देख लेना, ठीक है? तो वो गलतियां अगर तुम नहीं करोगे, है ना, और ऐसे मोस्ट ऑफ द टाइम 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हम इस तरह की हरकत करते हैं। जो पूछा रहता है वो आंसर ना देके हम वो आंसर टिक कराते हैं जो हमें लगता है कि पूछा गया। और 20-25 पे कितने नंबर, अगर ये क्वेश्चन गलत होते तो कितने नंबर कटते हैं बे? 100 से 125। 100 से 125, इतने में टॉपर और बॉटम वाले दोनों बीच का डिफरेंस भी इससे कम होता है नीट में। अगर इस गलती को तुम सुधारते हो, ठीक है, तो जस्ट सेलेक्ट होने वाले रहोगे ना, तो भी तुम टॉप कर सकते। लाइक अगर तुम्हारा 590 आंसर 590 के आसपास आ रहा है, जस्ट कहीं बीडीएस वीडीएस मिल जा रहा है, तो ये कितना हुआ बे? टॉपर में सीधा, ठीक है, जस्ट सिलेक्शन से सीधा टॉप। और अगर ये गलती तुम नहीं सुधारते हो तो टॉप भी करने वाले रहोगे तो शायद सिलेक्शन ना हो। समझ में आ रही है बात? ये एक छोटी सी गलती है ना, जो ये गलतियां तुम अक्सर कर देते हो ये, और तुम्हें लगता है कि अरे यार सिली मिस्टेक हो गई। सिली मिस्टेक हो गई मतलब मिस्टेक्स तो हमेशा सिली ही होते हैं ना। ऐसा तुमने कभी सुना कि यार क्या इंटेलिजेंट मिस्टेक किया मैंने, मजा ही आ गया मिस्टेक करके? इंटेलिजेंट मिस्टेक टाइप का कुछ नहीं होता, मिस्टेक सिली ही होती है हमेशा। वही सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है एग्जाम में। जब तुम्हें पता है कि ये बेवकूफ़ी है ये वाली गलती करना, तो क्यों कर रहे हो वो गलती? मत करो। अब वो कहेंगे अरे सर जानबूझ के थोड़े करते हैं, वो तो अपने से हो जाती है। जानबूझ के करते हो तुम, है ना? तुम बस वहाँ एग्जाम में जाके तुम्हारे दिमाग में अगर ये चलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके आना है, तो गलती होगी। तुम्हारे दिमाग में ये चलना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सही करके आना है, तब गलती नहीं होगी। लोगों के दिमाग में क्या चलता है, 180 क्वेश्चन है, 180 क्वेश्चन आता है ना, 200 क्वेश्चन है, उसमें से 180 करना है, तो 180 के पास तो करेंगे, 170 से ऊपर करके आएंगे। 170 से ऊपर करना है ये टारगेट लेके चलते हैं। अरे 170 से ऊपर करने का टारगेट क्यों लेके चल रहे हो यार? 120 से ऊपर सही करने का टारगेट लेके चलो। 120 से ऊपर सही करने पे कितना नंबर मिलेगा? 480, उस पर भी कुछ नहीं मिलेगा। 150 से ऊपर सही करने का आंसर टारगेट रख, तब 600 मिलेगा। 170 से ऊपर अटेम्प्ट करने का नहीं, 150 से ऊपर सही करने का टारगेट लेके चलो। तब वो जो 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है जो फालतू का ऐसे ही कर दिए हो ये, वो नहीं करोगे तो भी चलेगा, उसमें तुक्का मार देना, है ना, सारे बी टिक कर देना, सही हो जाएगा, कुछ तो सही होगा। 10 में से 2 भी सही होगा तो कोई नुकसान नहीं। और 10 में से 2 तो सही हो ही जाता, 3 सही हो जाता है। 10 में से 3 सही होगा तो भी 5 नंबर मिलेगा, और 4 सही होगा 10 नंबर मिलेगा। तुक्का मारने का मतलब कुछ नहीं करना उसको, तो भी 10 नंबर फ्री क्या, अगर तुम्हारी किस्मत सही है तो, है ना? अगर तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ऊँट पे बैठे रहते हो फिर भी कुत्ता काट लेता है, तो मत करना ये सब, ठीक है? तब ये तुक्का वाला तुक्काबाजी नहीं चला, तब एक्चुअली में करना। अब छोड़ देना, अगर तुम्हें डाउट आता है तो छोड़ देना, ठीक है? पर इस टाइप की मिस्टेक्स मत करो। यही मिस्टेक तुम्हें यहाँ से यहाँ ले आएंगी हर साल, या कितना भी पढ़ लोगे, ठीक है? और ये डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, वो बस उसको सही करने के लिए कह रहा हूँ। उसको सही करोगे बस। इसी गलती की वजह से ज्यादातर लोग
1 साल के बजाय 3 साल तक तैयारी करते हैं, कुछ 4 साल तक तैयारी करते हैं, खाली एक ये गलती की वजह से। बहुत सारे लोग ऐसे, वैसे बाकी सारे लोग जो इसमें हैं उनको अभी यहाँ तक पहुँचने में भी टाइम लगेगा, लेकिन जो लोग यहाँ पे हैं इस जगह ना, वो ये वाली गलती छोड़ दें। मुझे क्या हुआ भाई, सर पकड़ बैठी है, अरे अरे यार ये तो मेरा हर साल हर बार का ऐसे ही 100 नंबर छूट जाता है। नहीं, ठीक है, उसको सही करो। तुम्हारे पास जितने नंबर हैं पिछले साल में ना, उसमें ये नंबर तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। 400 हैं तो 550 नंबर तुम्हारे रखे हुए हैं, 500 से ऊपर आ जाएंगे। 450 आ रहे, 550 से ऊपर आ रहे हैं। अब कुछ एक दो चीज़ें और होती हैं जो इन फ्यूचर में और बताऊंगा, जो गलतियां करते हैं अक्सर, है ना। एक तो वो गलती करते हैं यार, वो बी आंसर टिक करके सी ये बबल करके चले आते हैं। वो वाली गलती भी सिर्फ तभी होगी जब तुम एग्जामिनेशन हॉल में डरे हुए जाओगे, और इस तरह की सिली मिस्टेक्स तभी होंगी। सिली मिस्टेक्स सिर्फ तभी होती हैं जब तुम्हारे दिमाग में ये चलेगा कि सिलेक्शन होगा, नहीं होगा तो क्या करेंगे, है ना। जब पैरेलल में तुम्हारे दिमाग में चलता रहेगा तो फिर तुमसे सिली मिस्टेक्स होती रहेंगी, ठीक है। दिमाग से निकाल दो कि सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, सिलेक्शन होगा तो क्या होगा, बाबूजी कर्जा लिए हैं, पढ़ा रहे हैं, ये सब पैरेलल में चलाओगे कहाँ से पेपर करोगे भाई। लोग क्या है ना, पेपर से इमोशनली अटैच हो जाते हैं। पेपर से इमोशनल अटैचमेंट मत रखना, ठीक है। जितना पेपर से इमोशनली डिटैच रहोगे उतना ही बढ़िया स्कोर करोगे, सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी, ठीक है। इमोशनल डिटैचमेंट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। लोगों के सामने पेपर आता है तो वो एज अ पेपर उसको देखते ही नहीं है, वो एज अ फ्यूचर लाइफ देखते हैं कि भैया यही हमारा फ्यूचर है, इसमें अच्छा स्कोर करेंगे तो फ्यूचर बढ़िया होगा, इसमें घटिया स्कोर करेंगे फ्यूचर बेकार होगा। कौन बोला वे? खाली डॉक्टर ही अमीर हैं, खाली डॉक्टर ही सक्सेसफुल हैं? ऐसे डॉक्टर नहीं देखे जो क्लिनिक में बैठे हुए हैं और कुछ नहीं चल रहा उनका। ऐसे बहुत सारे, मेरे बहुत सारे फ्रेंड ऐसे हैं जो ऐसे अपना क्लिनिक खोले और उनका चलता ही नहीं कुछ, हमसे एंड उधारी मांगते रहते हैं। मैं देता नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है ये वापस नहीं कर पाएंगे। ऐसे भी डॉक्टर जो मैं जानता हूँ, ऐसा जरूर थोड़े कि सब टॉप के डॉक्टर होते हैं, कोई तो ऐसा डॉक्टर होता होगा यार जो जो लटक लटक के पास हुआ है। कोई तो ऐसा डॉक्टर होता है जो क्लास ही नहीं जाता होगा, बंक करता होगा, सीरियस नहीं रहता होगा। जैसे तुम यहाँ बैठे हो, तुम इसी में से तो लोग पहुंचेंगे वहां पे, वहां भी वही रहता है, वहां भी बंक मारते हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, पढ़ाई छोड़ के कुछ भी कर रहे हैं, क्या पहुंचने के बाद ये सब करते हैं। ऐसे लोग हैं। और तुम्हें लगता है कि सारे डॉक्टर बढ़िया होते हैं, तो ऐसा नहीं है। सारे डॉक्टर मेहनती होते हैं, सारे डॉक्टर सक्सेसफुल होते हैं, तो ऐसा नहीं है। तुम्हारे दिमाग में अगर ये चल रहा है कि ये पेपर सही से कर देंगे तो लाइफ सही हो जाएगी, एक बार नीट में पहुंच गए तो लाइफ सेट है, तो वो गलत। और एक बार नीट में नहीं पहुंचे तो फिर लाइफ एकदम बेकार है, वो भी गलत। और ये अगर सोच के करोगे तो पेपर में तो वैसे ही गलत, ठीक है। दिमाग से पहले ये निकाल दो कि वो नीट का पेपर सही होगा। हाँ, बात सही है कि नीट में कहीं बढ़िया जगह पे पहुंच गए, अगर किसी अच्छे कॉलेज में पहुंच गए तो एक बढ़िया प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ से अपॉर्चुनिटी तुम्हारे सामने रहेगी, ठीक है। अब वो वहाँ से कितना ग्रैब करते हो वो तुम्हारे ऊपर, ठीक है। लेकिन जब किसी कॉलेज में पहुंचोगे तो वहाँ इससे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, जितना स्ट्रेस अभी तुम्हें हो रहा है, यकीन मानो कॉलेज में पहुंचने के बाद उससे ज़्यादा स्ट्रेस तुम्हें वहाँ झेलना पड़ेगा, क्या झेलना ही पड़ता है। तो अपने दिमाग में ये मत कभी रखना कि ये पेपर सॉल्व नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, दूसरा पेपर करेंगे, हाँ। और भी बहुत ऑप्शन, पर और नहीं भी है तो हम ये सोचें क्यों बे, सोच के परफॉर्मेंस क्यों खराब करना, ठीक है। तो दिमाग में ये सब नहीं लाना है कि बाबूजी इतना पैसा लगा रहे हैं, उधारी लिए थे, घर गिरवी रखे हैं। ऐसा भी कुछ लोग होंगे यहाँ पे जिनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बढ़िया नहीं होगा, बहुत सारे लोग होंगे जिनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बढ़िया होगा, है ना। पर जो भी हैं दोनों ही लोग, है ना, अपने दिमाग में ये चीज़ नहीं लाएंगे, क्या। और इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम जिनका फाइनेंशियल कंडीशन बढ़िया होता है ना, उनके सिलेक्शन चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों?
इसलिए नहीं कि उनके बाबूजी पैसा लगा रहे हैं फ्री का कितना भी दिया जा रहा है, इसलिए क्योंकि उसके पास उस जब वो एग्जाम देने जा रहा है तो उसके दिमाग में इस चीज़ का प्रेशर नहीं है कि नहीं होगा तो क्या होगा, है ना। उसको लगेगा कि चलो नहीं होगा तो प्राइवेट कॉलेज से कर लेंगे, बाबूजी का हॉस्पिटल है वहीं बैठ जाएंगे। उनके दिमाग में ये चलता है, तो वो कैजुअली जाके देते हैं। और जो कैजुअली जाके देता है पेपर, उसके बढ़िया नंबर आते हैं, क्योंकि पेपर यहाँ पे नॉलेज का है ही नहीं। नॉलेज में क्या क्वेश्चन पूछता है, पिछले पेपर उठा के देख लो, कितनी केमिस्ट्री पूछी है, कितनी फिजिक्स पूछी है, और किस लेवल का बायो पूछ रखा। नॉलेज वॉलेज पूछते ही नहीं। उनको डॉक्टर को नॉलेज देने के लिए तुम्हें ये सब आने की जरूरत है क्या, लॉग टेबल आने की जरूरत है? लॉग टेबल आने की जरूरत नहीं है डॉक्टर बनने के लिए। डॉक्टर बनने के बाद कौन सा लॉग टेबल यूज करोगे बस, और क्या इंटीग्रेशन यूज करोगे वहां पे, कोई यूज नहीं करना। पर ये सब चीजें इसलिए हैं ताकि स्ट्रेस मैनेजमेंट सीख पाओ, है ना। कोई पेशेंट आए तो तुम्हें हड़बड़ा के सिली मिस्टेक्स ना करो, है ना। और इसीलिए उनको ऐसे लोगों की जरूरत है जो सिली मिस्टेक्स नहीं करते, जो इमोशनली इन्फ्लुएंस नहीं हो जाते सिचुएशन। इमोशनल डिटैचमेंट जरूरी है सामने वाले पेशेंट से, एक डॉक्टर के लिए। उनको चाहिए एक ऐसे आदमी जो अपने काम को बढ़िया से करे, ना कि उससे इमोशनली अटैच्ड रहे। इमोशनली अटैच्ड होगे तो बिगाड़ोगे ही, सिली मिस्टेक्स करोगे, कैंची छोड़ के चले जाओगे पेट में, बाद में फिर से ऑपरेशन करके निकालेंगे, अजीब टाइप का। तो तुम्हारा काम है क्वेश्चन जो दिया जाए उसको ध्यान से पढ़ना, ना कि उसके साथ इमोशनली अटैच्ड हो। चलो, तो यहाँ पे डेल्टा यू डेल्टा टी क्या होगा वे, 0 होगा। खैर, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस होता है ना, आइसोथर्मल में क्या 0 रहता है, डेल्टा टी 0 रहता है, तो डेल्टा यू भी क्या होगा, 0। ऐसे में जो तुमने ये पढ़ा होगा, डेल्टा यू जो होता है वो किसके बराबर होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू बराबर। ऐसे कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो क्यू आएगा, ये अगर ये 0 है तो ये क्यू टी कितने के बराबर बनेगा वे, -W बराबर बनेगा। ये क्यू टी का मतलब क्या है, हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्यू टी नहीं लिखा है वो ना, वो हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो क्यू टी दिख रहा है। अब तो क्वेश्चन उसमें ये होना चाहिए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तब फिर जाके तुम ये एक्सप्रेशन लिखते और फिर कोई सेंस बनता उसका, ठीक है। पर अगर डेल्टा यू पूछा है तो वो तो हमेशा क्या ही होगा, 0 होगा। अगला लिखो, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम। मतलब डेल्टा वी क्या होगा, 0। देख रहा है ना, मतलब पिस्टन ऊपर जाएगा कि नीचे पे, कहीं नहीं जाएगा। तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा कि ऑन द सिस्टम, वर्क डन क्या होगा, 0। और अपन ने पढ़ा है कि डेल्टा यू जो होता है वो किसके बराबर होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू, और डब्ल्यू क्या है, 0। तो इसका मतलब डेल्टा यू किसके बराबर आएगा, क्यू वी के बराबर। ये क्यू वी क्या है बे, हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। तो ये छोटा सा जो वी लिखा हुआ है वो उसको रिप्रेजेंट करता है, कांस्टेंट वी। जैसे टी लिखा हुआ है कांस्टेंट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आप लो, अब क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस में कोई वर्क डन होता ही नहीं है, तो वर्क डन का कोई फॉर्मूला नहीं है, वर्क डन हमेशा 0 होगा, ठीक है। अगला लिखो, फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन में पिस्टन किधर जाता है, ऊपर एक्सपेंशन हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन में,
एक्सपेंशन, पिस्टन ऊपर जा रहा है कि नीचे पे? वर्क डन बाय द गैस है कि ऑन द गैस? बाय द गैस है। वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव है? हाँ, जीरो। क्योंकि वर्क डन की डेफिनेशन क्या है? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। प्री एक्सपेंशन में यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट है कि नहीं है? एक्सटर्नल एजेंट क्या है यहाँ पे? वैक्यूम। ठीक है, तो वैक्यूम ऊपर से किधर प्रेशर लगाएगा? वैक्यूम का मतलब कुछ है कि नहीं है? तो जब एक्सटर्नल एजेंट में नहीं है तो वर्क कौन करेगा? कोई वर्क नहीं होगा, तो वर्क डन कितना आएगा? जीरो। तो डेल्टा यू फिर से किसके बराबर होगा? क्यू एफ के बराबर होगा। ये एफ क्या रिप्रेजेंट करता है? प्री एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है। क्या तकलीफ में तो नहीं हो? तकलीफ में हो गया यार? ये आइसोथर्मल बताया, आइसोकोरिक बताया, फ्री एक्सपेंशन बताया, आइसोबारिक वाला नहीं बताया ना इस टाइप से। आइसोबारिक में क्या कांस्टेंट रहता है? प्रेशर, है ना? ये छाप लियो ना। आइसोबारिक में डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यही होता है ना? अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? क्यूपी लिख सकते हो ना? एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा यू जो आएगा ये बनेगा क्यूपी माइनस पी डेल्टा वी, यही बनेगा। कि डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आती है? इनमें इन तीनों में से क्या जीरो होता है? डेल्टा यू जीरो होता है, क्यू जीरो होता है, कि डब्ल्यू जीरो होता है? कोई जीरो नहीं होता ना। प्रेशर भी जीरो नहीं होता। प्रेशर जीरो थोड़े होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। क्या डेल्टा यू का अपन क्या लिख सकते हैं? सम यू टू माइनस यू वन लिख सकते हो। और क्यूपी को क्यूपी ही रहने दो। माइनस पी डेल्टा वी को क्या लिख सकते हो? वी टू माइनस वी वन लिख सकते हो। ये बनेगा यू टू माइनस यू वन इज इक्वल टू क्यू पी माइनस पी वी टू प्लस पी वी वन, यही बनेगा। अरे यही बनेगा ना? तो जो क्यू पी आएगा, क्यू पी, इनको इधर ले आओ, इधर। ये आएगा यू टू माइनस यू वन प्लस पी वी टू माइनस पी वी वन, यही आ रहा है। अबे ध्यान से देखते रहो, यही आ रहा है ना? इसको इसको उठा के इधर ले आ। ये प्लस पी वी टू हो जाएगा माइनस पी वी वन। तो यार ये इतना, इस छोटे फॉर्मूला को इतना बड़ा एक्सपेंड करके क्यों लिखे हैं? ये यू टू प्लस पी वी टू, अगर तुम ध्यान से देखो, यू टू प्लस पी वी टू माइनस यू वन प्लस पी वी वन लिख सकते हैं क्या इसको? अरे लिख सकते हो ना? टेक्निकली जो हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर है वो फाइनल यू टू माइनस पी वी वन। देखो ध्यान से, ध्यान से सुन, ध्यान से। Q क्या है? U2 क्या है? फाइनल इंटरनल एनर्जी। P क्या है? प्रेशर। और V2 क्या है? फाइनल वॉल्यूम। तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये फाइनल इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर एंड वॉल्यूम माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर एंड वॉल्यूम को घटाया जाए तो क्या बनेगा? क्यूपी बनेगा। दिख रहा है ना? अच्छा, ये बार बार ना इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर एंड वॉल्यूम बार बार बोलना पड़ रहा है, ऐसा करते हैं ना, ये U प्लस पी वी को कुछ डिफाइन कर देते हैं। मान लो कि ऐसा ऐसा मान लो कि U प्लस पी वी को मैं ऐसे लिख देता हूँ। कोई एक फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ ऐसे, H इज इक्वल टू एक H मान लेता हूँ U प्लस पी वी। तो यू टू प्लस पी वी टू को अपन क्या लिख सकते हैं? एच टू। और यू वन प्लस पी वी वन को क्या लिख सकते हैं? एच वन। तो ये जो क्यू पी आएगा वो कितने के बराबर आएगा? डेल्टा एच के बराबर आएगा। दिखाई दे रहा है? अरे दिख रहा है कि नहीं? अगर मैं यू प्लस पी वी को क्या मान लूँ? एच मान लूं, ठीक है? क्या पढ़ा रहे हैं? एंथैल्पी लिखो, एंथैल्पी। एंथैल्पी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? एच से। क्वेश्चन वश्चन कुछ नहीं दे रहे हैं, खाली पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर खाली क्वेश्चन में कराते रहते हैं, पढ़ाते कुछ है नहीं। सिर्फ पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन एक भी नहीं कराए अभी तक। ऐसे ही पढ़ाते हैं, पता नहीं चलेगा।
हाँ, हो सकता है कुछ लोगों की आदत हो थोड़ा कन्वेंशनल टीचिंग की, कि एक क्वेश्चन पहले थियरी पढ़ाएंगे, फिर फार्मूला डिराइव कराएंगे, और फिर उसी से रिलेटेड, उसी फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन देंगे। ऐसे तुम लोग पढ़ते आए होगे, मैं ऐसे नहीं पढ़ाता। ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन देता हूँ और उससे फार्मूला डिराइव करवाता हूँ और वही थियरी पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तुमसे ही। लिखो, एंथैल्पी। ये छापना है क्या? बाद में, लिखने के बाद, पहले ही छाप रहे हो? वेरी गुड। लिखो, एंथैल्पी, इट इज अ मैथमेटिकली डिफाइंड टर्म। It is a mathematically defined term which has no physical significance. Which has no physical significance. Is defined as, which defined as sum of internal energy, sum of internal energy and product of pressure and volume. इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी के बराबर जो भी आता है। इंटरनल एनर्जी क्या होता है मालूम है ना भैया? उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस पता होगा, प्रेशर भी क्या होता है ये भी पता है, और वॉल्यूम क्या होता है ये भी पता है। पर U प्लस पीवी क्या होगा, ये अपने दिमाग में ना कुछ ऐसा इमेज टाइप का नहीं बनेगा कि ये U प्लस पीवी क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करता है। ऐसा 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 बता पाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, कि U प्लस पीवी क्या होगा। जैसे मान लो कि हम कहें कि हाइट क्या होता है, तुम्हें पता है ना? किसी भी इंसान का, कोई हाइट, कोई इंसान है 6 फुट का, ठीक है, और उसका वेट जो है 80 किलो का। ठीक है, पर मैं एक डिफाइन करूँ एक टर्म, हाइट वेट टाइप का कुछ, या BMI सुना होगा तुम लोगों ने? हाँ, तो उसमें सुना होगा कि वेट में हाइट से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर मैं वेट में हाइट से मल्टीप्लाई कर, तो ये एक टर्म जो बनेगा इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होगा, लाइक बस ये मल्टीप्लिकेशन होगा। समझ में आ रही है बात? और ये एक मैथमेटिकल टर्म होगा। ऐसे मतलब दिमाग में सोचे ना कि वेट और हाइट को मल्टीप्लाई करके क्या चीज़ बन रही है, तो उसको अपन बोल नहीं सकते, बस अपन सिर्फ ये बोल सकते हैं कि वेट और हाइट का प्रोडक्ट। वैसे ही जो एंथैल्पी टर्म है, मतलब ये क्या होता है एग्जैक्टली उसको ऐसे नहीं बता सकते, पर हाँ बस ये बता सकते हैं कि ये इंटरनल एनर्जी और उस टाइम पे जो प्रेशर और वॉल्यूम होगा उसका सम होगा। ऐसा फिजिकली उसका कोई सेंस नहीं बनता। समझ में आ रही है बात? तो क्या किसी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट किया जा सकता है? प्रेशर कैलकुलेट किया जा सकता है? प्रेशर तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो, वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या एंथैल्पी कैलकुलेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भैया? एंथैल्पी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी कर ही नहीं पा रहे, तो एंथैल्पी कैसे करेंगे? ठीक है, लिखो, एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम, एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, but change in enthalpy, but change in enthalpy can be calculated. Change in enthalpy can be calculated. और ये छाप लो। तो जो चेंज इन एंथैल्पी है वो किसके बराबर होता है? QP के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बे? QP क्या है? हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट एब्जॉर्ब होती है उसी को हम चेंज इन एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक, जल्दी से छापो।
छाप लिया होगा। ठीक, इधर देखो। तो चेंज इन जो जो एंथैल्पी है वो तो अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते, पर चेंज इन एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे बे, ध्यान से देख। डेल्टा एच जो आएगा वो किसके बराबर होगा? डेल्टा यू प्लस क्या, डेल्टा पी वी। ये लिख सकते हो कि नहीं बे? अरे लिख सकते हो, समझ में आ रहा? अ, अगर मैं बात करूं तो इसको अपन लिख सकते हैं कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, इसको लिख सकते हैं डेल्टा पीवी का मतलब है फाइनल प्रेशर वॉल्यूम माइनस इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम, ये भी लिख सकते हो। और अगर तुम्हें जरा सा भी डिफरेंशिएशन आता है तो तुम्हें पता होगा कि डेल्टा यू जो आएगा वो आएगा डेल्टा, सॉरी, पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी के बराबर। ये पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? सदमे में लग रहे हैं। डिफरेंशिएशन पढ़े हो ना, ये ऐसे डी एक्स वाई इज इक्वल टू होता है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। ये पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? वही लिखा है, ठीक है। अगर अगर मान ले कि प्रेशर कांस्टेंट है, मान ले कि कांस्टेंट प्रेशर, ऐसे में डेल्टा एच इज इक्वल टू कितना आएगा? डेल्टा यू प्लस वी डेल्टा वी, है ना। और वी डेल्टा पी क्या हो जाएगा? जीरो, दिख रहा है ना बे? और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा एच इज इक्वल टू कितना आएगा? डेल्टा यू प्लस क्या, ये जीरो हो जाएगा, और वो क्या आएगा? वी डेल्टा पी। तकलीफ में हो? और ये वाला फॉर्मूला तो अभी जस्ट डिराइव किया, देख यही था अभी, ये देख, इधर था तो कहाँ गया? ये ऊपर, ये देख रहा है ना? अच्छा, अपन ने पढ़ा है कि पीवी इज इक्वल टू कितना होता है? एनआरटी, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो इसका मतलब है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं? डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनआरटी, ये लिख सकते हो। और भाई ये लिख सकते हो ना? और अगर इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट हो, मान लो कि एट कांस्टेंट एन, डेल्टा एच क्या आएगा? जल्दी से बता। डेल्टा यू, और ये एन बाहर आ जाएगा और आर भी बाहर आ जाएगा, दिख रहा है ना भाई? एन आर क्या आएगा? डेल्टा टी, यही आएगा। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो इधर से क्या आएगा? आर टी बाहर आ जाएगा, तो ये क्या आएगा? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर टी डेल्टा एन जी, यही आएगा। अभी अचानक से जी कहाँ से आ गया? ये गैस के लिए है तभी डेल्टा एन जी लिख, ठीक है ना? तकलीफ में हो? यहाँ जो येलो कलर में फॉर्मूले लिखे हैं ना, कितने फॉर्मूले हैं बे टोटल? एक ही फॉर्मूला है, बस अलग अलग तरीके से लिखा है। ये जो येलो कलर में जो फॉर्मूला लिखा है ये किसी भी गैस के ऊपर, लिक्विड के ऊपर एप्लीकेबल है। पर ये जो ग्रीन कलर में फॉर्मूला लिखा है वो कहाँ से आया है? पीवी को एनआरटी में चेंज करने से आया, दिख रहा है ना? और पीवी इक्वल टू एनआरटी सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होता है? आइडियल गैस के लिए। तो ये सब चीज़ें सिर्फ आइडियल गैस पे काम करेंगी, तो ग्रीन में लिखा है। और जो येलो में लिखा है वो किस पे काम करेगी? सब पे, सब पे काम करेगी, ठीक है। जल्दी से छापो। और मैं तुम्हें बताऊं, नीट के एग्जाम में इस पेज के ऊपर जितना फॉर्मूला लिखा हुआ है इन सब से क्वेश्चन आया, ठीक है, सबसे। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ सामने जो तुम्हारे स्क्रीन पे फॉर्मूले दिख रहे हैं उसमें कम से कम एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। दो क्वेश्चन भी आ जाता है। एक साल मुझे याद आ रहा है कि तीन क्वेश्चन दिए थे इस स्क्रीन पे लिखे हुए फॉर्मूले से। तुम्हारे सामने 10 नंबर का फॉर्मूला लिखा हुआ, बढ़िया से लिखना, याद करना, और हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक।
तो सही करा दिए जाएंगे। आप लिया होगा। अच्छा, कभी कभी ना मुझे बड़ा कन्फ्यूजन होता है जब मैं आखिरी वाला फॉर्मूला देखता हूँ, लास्ट वाला। इस फॉर्मूले से नीट के एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, मतलब पूरा फार्मूला मिला के अगर 100 क्वेश्चन आया है, खाली इस फार्मूले से 40 क्वेश्चन। ठीक है। और बाकी 60 क्वेश्चन सब में अरे नहीं यार, इससे ज़्यादा 50% क्वेश्चन इसी से आए। ठीक है। और बाकी सब के से मिला के 50% है। ठीक। इस फार्मूले को अगर तुम ध्यान से देखो तो ये फार्मूला सिर्फ कब अप्लाई होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर। और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ऐसे में डेल्टा यू क्या हो जाएगा, 0। दिख रहा है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, जो थर्मोडायनेमिक्स में हम सिस्टम लेते हैं वो कौन सा सिस्टम लेते हैं, ओपन सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज सिस्टम, है ना। क्लोज सिस्टम लेते हैं। अब क्लोज सिस्टम लेंगे तो उसमें गैस और मिला सकते हैं नहीं मिला सकते हैं, गैस उसमें से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस में जो चेंज होगा वो क्या होगा, 0। तो डेल्टा एन जी क्या आएगा, 0। टेक्निकली यहाँ पर 0 + 0 = कितना आएगा, ये फॉर्मूले का कोई मतलब है, फॉर्मूले कोई मतलब है, क्लोज सिस्टम में कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो ये तो सारा 0 ही हो गया। ये फार्मूला कोई सेंस बनता है क्या पे, लिखे ही क्यों है, क्या क्या। इस फार्मूले का कोई सेंस लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इस फार्मूले का सेंस तब है जब वहाँ जो क्लोज सिस्टम के अंदर गैस के मॉलिक्यूल में कोई केमिकल रिएक्शन हो। तो क्या अगर केमिकल रिएक्शन होगी तो गैस के मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। और ऐसे में इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे 0 नहीं होगी और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस भी 0 नहीं होगा, तभी उसका सेंस बनेगा। और ये फार्मूला तब भी अप्लाई होता है जब केमिकल रिएक्शन हो रहा हो के। ठीक है। तो कंटेनर में अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इस वाले फार्मूले को अपन यूज़ करते हैं। समय बचा है क्या अभी मेरे पास, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन। देखो, फाइंड द रिलेशन बिटवीन delta H and delta U for the following reaction. Find the relation between delta H and delta U for following reaction. जहाँ कुछ नहीं लिखा है वो गैस है। क्या वजह है गैस है, क्या दिखाई नहीं दे रहा है।
किसको नहीं दिख रहा है? इधर आ। अरे इधर आ जा। ऊपर नहीं दिख रहा है? नहीं नहीं, अभी तो सही कर। अब ठीक है। और थोड़ा कलर चेंज कर देता है। अब ठीक है। हाँ, वाइट कर देंगे तो। हाँ, वाइट पे भी दिख ही जाता है। इतना बड़ा बड़ा लिखवाओगे पे हमसे? कर लेना, अगली क्लास में बताना।